Hi everyone and most welcome to Physicam Academy. So this is our third day, okay, of Tapas series. I hope आपने lecture number 1 and lecture number 2 को cover कर लिया है और आपको कोई भी तकलीफ नहीं आई है, कोई भी सवाल आपको नहीं है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछे थे तो मैंने उनको जवाब दे दिया था। अगर आपको भी है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हो, राइट? तो ये बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस हैं। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की है वो प्लीज ज्वाइन कर लें। ओके, फॉर आईटी जैम, सीयूईटी, गेट एंड सीएसआईआर नेट। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था मैंने आपको? आई गेव यू समथिंग दैट वाज पैटर्न्स विच आर रिपीटिंग इन योर डेली लाइफ। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही पैटर्न्स अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे हमारी जर्नी को और अल्टीमेटली हम कितना हद तक आगे बढ़ पाएंगे। ये चीज हमको कौन बताएगा? व्हाट आर द पैटर्न्स विच आर बीइंग रिपीटेड इन आवर डे टू डे लाइफ। ओके, तो आपको मुझे ये बताना था कि क्या पैटर्न्स थे। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर तो किसी ने नहीं दिया, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। ठीक है, तो एक्चुअली ये बेसिकली बताएगा हमारा सेल्फ डिसिप्लिन को। ओके, हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन होगा वो ही डिसाइड करेगा अल्टीमेटली आपको जर्नी कहाँ तक आप पहुंच पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको एक्चुअली जर्नलिंग करनी है। ओके, इट विल टेक जस्ट 10 मिनट्स। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा का पूरा अपनी कहानी लिखनी है। 10 मिनट्स में आपको क्या करना है? जब आप सो रहे हो, ये आप हो, ठीक है, और आप सोने जा रहे हो, यू आर ऑन अ बेड। ओके, तो इस वक्त आपको क्या करना है? इस वक्त आपको अपना पूरा का पूरा डे स्कैन करना है। ठीक है, डे स्कैन करना है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ठीक है, डे स्कैन करने में आपको देखना है कि मैंने आज कहाँ कहाँ पे कोई बुरी आदत को रखा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेट उठ रहा हूँ और इस आदत को मैं कब से मतलब चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ पर मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप इसको रेगुलर देखोगे कि आई एम डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो विद इन 10 डेज आपका ये चीज इंप्रूव हो जाएगी। बिकॉज आप क्या कर रहे हो? आप ये वाले पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कि वो ओवर ईटिंग कर रहा है तो वो इस पैटर्न को देख लेगा। कोई कोई है जो लेट्स से केमिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक टॉपिक को बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, मतलब वो चाह रहा है करना, तो पढ़ना तो चाहता है पर वो उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है ये चीज मैं कर रहा हूँ। तो जब आप दिमाग को बार बार रिपीट कराते हो तो ऐसा करने से आप सेल्फ डिसिप्लिन में आते हो। ठीक है, तो 10 डेज तक करो, उसके बाद में फिर मेरे पास वापस आओ और मुझे बताओ कि क्या आपने ये जो चीजें रिपीट आप कर रहे थे क्या वो अब इम्प्रूव हुई। ठीक है, तो जर्नलिंग करना बहुत जरूरी है। और सुबह उठने के बाद, ठीक है, अगर आप अपने अपने प्रति ईमानदार हो, ठीक है, नहीं हो तो बन जाओ। सुबह उठने के बाद आपको एक पेपर, कॉपी, डायरी कहीं पे भी या एक फ्लैप पे सिंपली अपने टास्क लिख देने हैं कि आज मुझे ये सब टास्क कंप्लीट करने हैं। अभी अपने आपको 30 मार खान समझकर बहुत ज्यादा बड़े बड़े टास्क नहीं लिखने, बहुत ही छोटे छोटे से टास्क। लेट्स से मैं आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 लेक्चर खत्म करूंगा विद 5 DPPs। लेट्स से दिस इज माई टास्क फॉर टुडे। ठीक है, तो ये मेरा एक टास्क हो गया और ये मुझे कंप्लीट करना है। या फिर मैंने कोई भी 3-4 पॉइंट्स लिखे कि मैं एक चैप्टर जीओसी का पढ़ूंगा, एक फिजिकल का, एक इनऑर्गेनिक का। ठीक है, अब बस हो गया, ये मेरा टास्क है। तो अपने साथ अगर आप थोड़े से भी समर्पित हो, डिवोटेड हो और डिसिप्लिन में हो तो आप ये चीज कर पाओगे। और इस ईमानदारी से आपका क्या फायदा होगा कि आपके टास्क कंप्लीट होते रहेंगे, आप अपने एग्जाम के में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाओगे पढ़ने के लिए और ज्यादा आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको जानना था। अब हम आ जाते हैं सीधा अपने तपस्सीरी पे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था गाइस? हमने देखे थे कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, हमने एप्लीकेशंस देखे थे। किस चीज के एप्लीकेशन देखे थे हमने? हमने इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस देखे थे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन देखे थे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पे क्या फर्क पड़ता है इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, कार्ब कैटायन के ऊपर, कार्बेनाइन के ऊपर, फ्री रेडिकल्स के ऊपर भी हमने देखा था। ठीक है, साथ ही साथ में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से
स्टेबिलिटी बढ़ती है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है। फिर हमने साथ साथ में पढ़ा था एसिडिटी ऑर्डर, तो हमें पता चला था कि एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है, और बेसिसिटी उसका जस्ट उल्टा था। इसी के साथ साथ में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे पीएच के, पीकेए के, ओके, और बॉन्ड ऑर्डर के, और कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, ओके, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम आज क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स, एक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन और एक का नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग है, हाइड्रोजिनेशन, ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो आप इस डायग्राम को आराम से देख पा रहे हो, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन शब्द, ये जो वर्ड है अपने आप में कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? हाइपर मतलब एक्सटेंशन, बढ़ोतरी, ठीक है। कॉन्जुगेशन मतलब ये आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये एक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। अगर इसमें किसी भी कारणवश इस कॉन्जुगेशन में एक्सटेंशन आ जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कह देते हैं। बट ये तो एक बिल्कुल ही ऊपरी तल की बात है, जो गहराई है इसकी वो कुछ अलग है, ठीक है। तो गहराई कैसी आप देख सकते हो, इसके कुछ फंडे होते हैं। पहले कहानी पढ़ते हैं। कहानी क्या है? कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन वो कार्बन एटम, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने कल पढ़ा था व्हाट इज कार्बोकेटाइन। तो क्या था कार्बोकेटाइन? कार्बोकेटाइन वो कार्बन एटम होता है जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है और स्टेबिलिटी उसको चाहिए होती है, ठीक है। कोई भी अगर कार्बन है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? एक अनस्टेबल स्पेशी है, इसी को हम क्या कह देते हैं? कार्बोकेटाइन कह देते हैं, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? कोई भी कार्बन होता है, लेट्स से कार्बोकेटाइन ही, अभी मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि कार्बोकेटाइन है, उसके बगल में एक और कार्बन होता है जिसमें बॉन्ड्स बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो एक कार्बन तो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, और दूसरा कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, आप इसको एक बिल्कुल फनी तरीके से समझ सकते हो। लेट्स से ये पापा हैं और ये मम्मी है, ठीक है। तो होगा क्या कि पापा थोड़ा परेशान है, अनस्टेबल है, ठीक है। पापा थोड़ा परेशान है, अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन है। तो जो पापा कार्बोकेटाइन होंगे वो तो परेशान ही होंगे ना। तो मम्मी क्या करती है? थोड़ा सा सांत्वना दे देती है, हेल्प कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना, तुम स्टेबल हो जाओगे। वैसे तो जब तक मैं रहूंगी, वैसे मेरे को उल्टा बोलना चाहिए था, पापा तो हो सकता है मम्मी की वजह से ही परेशान हो, है ना। तो मेरे को इसको पापा, इसको मम्मी कहना था, बट चलो रिलेटेड भी। तो हमने इस तरीके से कुछ बनाया। तो चलो जोक्स अपार्ट, वापस आते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं? कि कार्बोकेटाइन एक ऐसा एटम है जो कि हाईली अनस्टेबल है। अब इसके बगल में जो कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट किया टेम्पररी बेसिस पे, ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी बेसिस पे शिफ्ट किया और इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज किया। फिर ये वापस आ जाता है, ठीक है, वापस आ जाता है और वापस इसमें चला जाएगा। तो ये जो कार्बोकेटाइन है, इसको स्ट्रेस हो रहा है, इसको डिप्रेशन हो रहा है, ये अनस्टेबल हो रहा है, इसको एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, तो मम्मी उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देती है, हल्का फुल्का मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, कुछ वीडियोस दिखा के बोलती है चलो ठीक है, इट्स ओके। तो उनको लगता है कि आई एम स्टेबलाइज्ड, बट इन रियलिटी थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइजेशन हो रहा है, मतलब बस गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बिल्कुल ही छोटे तल की बात होगी कार्बोकेटाइन के लिए। बट हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन में नहीं होता है, ठीक है। अब अगर हम छोटी बात को छोड़ के मोटी बात पे आए, तो बात क्या होती है कि कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन के CH सिग्मा बॉन्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मम्मी। तो ये CH बॉन्ड्स अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के कार्बोकेटाइन के एम्प्टी ऑर्बिटल को डोनेट करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ऐसे हिंदी ही है ये, है ना। कार्बन के साथ में कार्बन है, इसके साथ में हमने हाइड्रोजन रखे हुए हैं,
यहाँ पे भी मैं अभी सिर्फ कार्बोकेटाइन के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, बाद में डिटेल भी बता दूंगी, तो बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल ही ऐसे कि बच्चे समझ रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटाइन है। अब ये कार्बोकेटाइन है तो इसके पास में एक ऑर्बिटल होता है एम्प्टी, इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ये क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ठीक है। पी ऑर्बिटल मतलब प्योर पी, अनहाइब्रिडाइज्ड है जो कि, ठीक है। पी एसपीडी है, रिकॉल करो क्लास 11। ये जो कार्बन है हमारा, इसका ये जो बॉन्ड है, ये क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है वो बहुत एक रोल प्ले कर रहा है, जिससे ये कार्बन स्टेबलाइज हो जा रहा है। तो सिंपल सिंपल शब्दों में अगर इसी बात को मैं कहूँ तो मैं कहूंगी कि अगर कभी भी कोई भी कार्बन, ये कार्बन है, मैं बॉन्ड नहीं बनाना चाह रही, मैं बस कहना चाह रही कोई भी कार्बन जिसके एडजेसेंट में एक और कार्बन है, अब जरूरी नहीं है CH3 है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है वो समझो, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के एडजेसेंट में जब कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसपे एटलीस्ट, अब देखो जो ये कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, तो उस पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो sp3 कार्बन जिसपे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हो, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके एडजेसेंट में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिस पे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इसको जरा दिमाग में बैठने दो, ठीक है। इसको दिमाग में बैठने दो। तो अगर ये बात उड़ी नहीं तुम्हारे दिमाग से, तो sp2 क्या हो सकता है, sp2 कार्बन क्या हो सकता है बताओ। sp2 कार्बन आपका कार्बोकेटाइन हो सकता है, और क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक कार्बन विद फ्री रेडिकल भी हो सकता है, इवन वो कार्बन जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है वो भी हो सकता है। तो कोई भी स्पेशी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो उसके बगल में अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जिसपे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। सिंपल एंड सीधी बात, ठीक है। तो ये बात हमारी हुई हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो बात आई होप समझ में आ गई होगी, और ज्यादा कहानी मैं नहीं सुनाऊंगी, थोड़ी सी एक बात और बोलती हूँ, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की एक पॉइंट समझो जरा, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया, अब कहानी कहानी है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कौन शो करता है, पता चला, कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके एडजेसेंट में कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसपे एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है। केमिस्ट्री की दुनिया में कभी भी अगर अनस्टेबिलिटी है, तो बाकी ग्रुप्स का सिर्फ ये काम है उसको या तो स्टेबलाइज करना या डिस्टेबलाइज करना। जो स्टेबलाइज करेंगे वो अच्छे, जो डिस्टेबलाइज करेंगे वो बुरे, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसी को बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, बेकर नाथन इफेक्ट, क्योंकि इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा, ऊपर स्ट्रक्चर देखो, जब हम इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, हम्म, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड नहीं है, देख पा रहे हो, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है कुछ समय के लिए। अब ऐसा नहीं है कि वो मतलब H+ फ्री नहीं है, दिस इज नॉट फ्री टू मूव। क्या ये फ्री है, क्या ये चिड़िया है उड़ जाएगी, नहीं, फ्री नहीं है। वो बेचारा उसी इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में ट्रैप्ड रहता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, इसी में वो H+ क्या रहेगा, ट्रैप्ड रहेगा। ऐसा मत सोचना कि वो वहां पे अटैच रहेगा, वो ट्रैप्ड रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बताना चाह रही थी आपको, मैं ये बताना चाह रही थी कि इसमें कम से कम एक बॉन्ड क्या रहेगा, मतलब बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। मैं थोड़ा एग्जाम एक्सप्लेन कर देती हूँ बना बुनू के, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। मैं ना वो कार्बन ले रही हूँ जिसपे 3
हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। ये कार्बन जिसके पास में मैंने अभी फिर से कार्बकैटायन ही लिया है, ओके, एंड आई एम सेइंग दैट देयर इज एन ऑर्बिटल हियर, राइट। सो अब हुआ क्या, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, तो किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, HCH डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पे एक H+ रहा, तो ये एक फॉर्म हुई उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की, ठीक है। दूसरी क्या फॉर्म हो सकती है, दूसरी फॉर्म हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि वही वाला हाइड्रोजन जाए, ये वाला भी तो जा सकता है, तो हम कहेंगे कि ये वाला अगर गया तो भी सेम चीज है, तो मतलब ऑन एंड होल बात वही होगी, बस नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, फिर आपका ये वाला जा सकता है, ये क्यों पीछे रहे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, अब ये मत बोलना मैम आप बोर कर रहे हो, कितना बेसिक है, हम तो नेट पढ़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, बेसिक्स जानोगे तो ही आगे समझ पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया, ये तो मैंने बताया कार्बकैटायन के टर्म्स में। अब आपका क्या काम है, होमवर्क यहीं पे लिख लो, इस कार्बकैटायन की जगह पे एक फ्री रेडिकल बनाना, एक बेंजीन बनाना और एक बनाना डबल बॉन्ड, ठीक है, और उसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑल्दो मुझे पता है तुम्हें आता है, तुम तो नेट के बच्चे हो, तुम्हें सब आता है, ठीक है, बट फिर भी ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि तुम ये प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। अब एक और बात इसमें, ये पॉइंट मेरे को समझ में, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं यह लिख देती हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पे, कि अब जरूरी नहीं है कि जो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है, मैंने ऐसे कुछ बनाया ना कि यहाँ पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जरूरी नहीं है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो ड्यूटीरियम भी हो सकता है, वो ट्रीटियम भी हो सकता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए जो इनकी ऑर्डर रहेगी कि सबसे ज्यादा आसानी से हाइपर कॉन्जुगेशन कौन करेगा, तो हाइड्रोजन करेगा, फिर ड्यूटीरियम करेगा, फिर ट्रीटियम करेगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, फिर भी अगर पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा लंबा है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, फिर कार्बन और ड्यूटीरियम का बॉन्ड, फिर कार्बन और ट्रीटियम का बॉन्ड ड्यू टू साइज, यस, ट्रीटियम सबसे बड़ा, सबसे पास, ड्यूटियम उससे कम, हाइड्रोजन सबसे कम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो अब हम आपको एक सवाल देंगे, नहीं देंगे सवाल, बाद में देंगे सवाल, ठीक है, क्वेश्चन बाद में दूंगी, पर एक दे देते हैं, चलो मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं क्वेश्चन ना दूं, मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो मैंने ये रिंग बनाई, मुझे बताओ इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है क्या, बोलो, होगा कि नहीं होगा, हम नहीं बताएंगे आपको, क्यों होगा, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से लिख रही हूँ, अटक रहा है, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट चलो कोई बात नहीं, लेक्चर खराब नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा अटक भी रहा है तो लेट इट बी, थोड़ा छोटा कर देंगे क्लास को बस, ठीक है। अब अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे तो ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, ओके। नाउ इसके रिस्पेक्ट में जो ये कार्बन है इस पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एक तो है ना, तो यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, ठीक है, ओके। तो हमें ये पता चला, अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे नोट वर्दी वो क्या है, ये जो कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है ये थोड़ा सा एमओटी से आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो जानना जरूरी है। जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है, ओके? और बहुत ज्यादा अटक रहा है यार, और जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, जो सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है, ये इस पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सी एच के सिग्मा से सी सी के पाई स्टार में जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था, आया है और आता रहेगा, ठीक है। तो सिग्मा सी एच से पाई स्टार
ऑर्बिटल ऑफ सीसी में जा रहा है, क्योंकि इसमें प्योर पी अवेलेबल नहीं है, प्योर पी अवेलेबल नहीं है। पर अगर यही क्वेश्चन को हम पलट दें मतलब हमने अभी एक कापकेटायन की भी कहानी सुनी थी, दुखी कापकेटायन। तो इस दुखी कापकेटायन से हमें ये पता चला था कि इसके पास में जो पी ऑर्बिटल है ना, तो ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सी एच के सिग्मा से उस सी एच जो कि sp2 है के पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ये वाली पॉइंट हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जो अभी तक समझा वो बेसिक्स था, पर ये पॉइंट बेसिक नहीं है। ये वाला पॉइंट ऐसा है जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी एच सिग्मा टू सी एच पी, सी एच सिग्मा टू सी एच पी सिग्मा स्टार, और सी एच सिग्मा टू सी एच पाई स्टार और समथिंग लाइक दैट। ऑल्दो पाई विल नॉट एग्जिस्ट, दैट यू नो वेरी वेल। ऐसा नहीं जानते हो तो सोचो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। चलो, तो बहुत ही बेसिक चीज थी, मतलब आई डोंट थिंक ज्यादा इसमें फंडा डिफिकल्ट है, नहीं है, ठीक है। तो अब हम आएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप्स पे, ठीक है। तो अब अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप्स पे आए तो क्या होगा, ठीक है। तो वैसे तो हाइपर कॉन्जुगेशन दो तरीके का होता है। एक होता है हाइपर, स्पेलिंग गलत हो जाती है पर तुम समझ पाते हो, ठीक है, आई होप। हाइपर कॉन्जुगेशन एक क्या होता है, पॉजिटिव या प्लस एच हम इसको कह देते हैं, और दूसरा हो जाता है माइनस एच। एक न्यूट्रल भी होता है, पर जो न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इसको हम स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कह सकते हैं, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। या आप इसको न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कह सकते हो, क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक या न्यूट्रल हाइपर कॉन्जुगेशन से ना तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती और ना ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती। ये बात तो समझ में आ गई होगी, ऐसा मुझे मानना पड़ेगा। अब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हम प्लस एच कहते हैं तो इसका मेन फंडा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है वहां जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और माइनस एच वाला इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो इसको हम आगे कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम था बेंजीन, इस पे लगाया हाइड्रोजन, मतलब टॉल्वीन मैंने बनाया, ठीक है। अब अगर मैंने ये चीज बनाई तो आप इससे एक बात समझ पाओगे कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में मैं ये मान के चल रही हूँ तुम्हें ऑर्थो पता है, पैरा पता है, मेटा पता है ना। चलो 11th में चलते हैं शेयर करने। तो अगर कोई भी ग्रुप यहाँ पे लगा होता है, किसी भी पॉइंट पे लगा होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो उसके एडजेसेंट है ये अल्फा है, ऑर्थो है, ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो। जो उसका थर्ड है, मतलब 1-2 पोजीशन जो होगी वो ऑर्थो होगी, 1-3 मेटा होगी, और 1-4 पैरा होगी। कहने का मतलब वो ही जो आप समझ गए। ये फर्स्ट, इसके बाद में 1, ये अगर है तो ये 2, तो 1-2 और तो 1-2-3 1-3 1-3 क्या मेटा, मतलब ये दोनों पोजीशन मेटा है, एंड 1-4 क्या है, पैरा। तो ये पैरा है, ये 3 वाली मेटा है, और पर्पल वाली ऑर्थो है। समझ में आया? अब मुझे पता है कि तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं अगर आगे चलूं तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन से हुआ क्या, इस हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड CH2, H प्लस हमारा वहीं पे लटका हुआ है बेचारा। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ से, कॉन्सेप्ट ये है कि इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या है, ये हमारा ऑर्थो पोजीशन है। तो क्योंकि ये पोजीशन हमारी ऑर्थो पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अब अगर फर्दर में देखो यहां से यहां तक जो हुआ, अब ध्यान से सुनना, कानों को बिल्कुल खोल के, जो यहां से जो पहली चीज हुई
उसको हम कहेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। आगे मिल रहा है ऑरेंज से, ये रेजोनेंस है। बहुत हैंग कर रहा है यार, सॉरी टू से, बट बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा मुझे ये लेक्चर। ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगी इसको फिक्स करके। कोशिश कर रही हूँ मैं कि ये सही से दिखे तुम्हें, कोई बात नहीं, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। एक बात और मैं बता देती हूँ गाइस कि ये जो स्लाइड्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप में, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करना, उसमें जो फ्री सेक्शन है, फ्री सेक्शन में कंटेंट में मैं तपस फोल्डर बना के इसमें सारा डेटा डाल दूंगी, जो इसके क्वेश्चन पेपर्स हैं और जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ उसमें अपलोड हो जाएगा फॉर योर रेफरेंस। ओके, ऑल्दो आप नोट्स मेरे साथ साथ बनाओ, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए रखना, ठीक है। चलो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमने किया, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमने किया तो ये चीज इस तरीके से अटक गई, मतलब हुआ। तो ये जो चीज है वो क्या है, ये रेजोनेंस है, जो ऑरेंज से हुआ है ये रेजोनेंस है। बात समझ में आई? फिर से जाएगा तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना सकती हूँ, यही बना दूं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब ये जो अटका हुआ है वो हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट आगे जो एक्सटेंड हुआ वो रेजोनेंस है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें एक छोटी सी बात पता चली है जो कि बहुत ही सिंपल सोबर है, कि मेरा ऑर्थो पोजीशन पे और मेरा पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। यानी कि यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों के लिए, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पेशी होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जाके अटैक करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ जाएगा, मेटा पे। तो ये रिएक्शन की बात आ गई कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से इस रिंग का ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो क्योंकि इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन रिच हो गया, तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा आई, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, ऑर्थो और पैरा पे आएगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा, मेटा पे आएगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो हॉल्ट लेना, गहरी सांसें लेना और कोशिश करना इसको रिकॉल करके समझने की, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात किसकी हुई, पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब नेगेटिव वाले में क्या होता है, पहले पॉजिटिव को समाप्त करते हैं, फिर ऑर्थो नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन को आरंभ करेंगे। अगर मेरा स्लाइड और नहीं अटका, मैं जब तक हद ना अटक जाए तब तक पढ़ाऊंगी। जब हद ज्यादा अटकने लगे और मुझे लगे कि यार अब पढ़ा के कोई फायदा नहीं, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आएगा, तब मैं स्टॉप कर दूंगी, ठीक है। कभी कभी कंप्यूटर एक्चुअली ज्यादा भर गया, मतलब डेटा से, समझ रहे हो, डिलीट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं थोड़ा मिसमैनेज रखती हूँ ना, मेरी गंदी आदत है, कोई बात नहीं, सुधर जाऊंगी। तो मैंने क्या बताया कि इस तरीके से कुछ हमने बनाया, ठीक है। फिर से हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, CH2 विद 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये रेजोनेंस मैं नहीं कर रही हूँ, ये सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एक बात आपको समझनी है, हाँ, क्या समझनी है, यहाँ पे भी ये जो बॉन्ड है ना, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें फिश हुक एरो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं बनाना है, मतलब हम बच्चे थोड़ी ना है कि हमको यार फिश हुक बना के टीचर को इम्प्रेस करना है, देखो हमें पता है फिश हुक भी कुछ होता है, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस समझना है कि ठीक है यार ये ऐसे होगा, ओके। अब पॉइंट यहाँ पे यह है कि ये जो ये CH बॉन्ड है वो कौन सा है, वो सिग्मा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन किधर को जा रहा है, CH रेडिकल, ये फ्री रेडिकल वाला है, ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है, इसके कहा जा रहा है, इसके p में जा रहा है, तो सिग्मा से p ट्रांसफर हो रहा है, क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। तो ये सब जो भी कर रहे हैं ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ जा रहा है, रिंग की तरफ या ग्रुप की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। अब देखो पहले ये बेचारा अकेला था, सिंगल, जैसे ही हुआ मिंगल, हैप्पी हो गया, है ना। अब तुम मत सोचना हम मिंगल होंगे तो हैप्पी नहीं होते, मिंगल होके सिंगल ही हैप्पी है,
ठीक है, वो तुम्हें बाद में समझ आएगा, बट अभी मैं तुम्हें सिंपल बता रही हूँ ये बात, ठीक है। तो रेडिकल तो बेचारा हो जाता है स्टेबल, ठीक है, बट वो कौन सा उसको हमेशा के लिए देगा, वापस ले लेगा ना, है ना। तो वो मिंगल और सिंगल एक ही बात है, मिंगल हो या सिंगल हो आप अनहैप्पी ही रहोगे अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है। तो पॉजिटिव है तो सिंगल हो चाहे मिंगल हो हैप्पी हो, ठीक है। चल हम आगे चलेंगे अब, ठीक है। अब हम आएंगे -H हाइपर कॉन्जुगेशन पे, ठीक है। अगर हम -H हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो -H बेसिकली कब होता है, सेम है, बस यहाँ पे सेम कंडीशन है, बस हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन होगा या कोई भी ऐसा ग्रुप होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, बहरूपिया है ये। कहने का मतलब क्या कि ये जो कार्बन आपको दिख रहा है ना, ये तो मैंने CH2 बनाया, मैंने गलत बनाया, हाँ मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ एल्कीन बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बनाया डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब जरा अब ये X क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, बट हम देखेंगे, पहले हम एल्कीन का केस समझ रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो हैलोजन है, इसका काम क्या, इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है, हाइड्रोजन की तरह तपस्वी तो है नहीं ये तो भिखारी है, लेके भाग जाएगा, समझ रहे हो। तो इस एल्कीन को इलेक्ट्रॉन देता नहीं, ले जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जो रहा है वो हाइपर कॉन्जुगेशन ही है, और बहुत ही रेयर मोस्ट देखा जाता है, मतलब ये मत सोचना कि कहीं पे भी ये हो जाता है, ठीक है। ये सामने वाले को भिखारी करके छोड़ देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले गया, DDLJ, है ना। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को ले गया तो यहाँ पे क्या है, ये वाला बॉन्ड गायब हो गया, वही नो बॉन्ड रेजोनेंस तो फंडा रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन है, पर यहाँ पे जो ग्रुप था उससे इलेक्ट्रॉन अवे गया ना, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। बात समझ में आ गई आपको। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम ये समझेंगे कि अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे CX के सिग्मा नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C के कौन से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पाई से किधर की तरफ जा रहे हैं, CX के सिग्मा स्टार की तरफ, ठीक है। ये MOT की फंडी बात हो गई, MOT वाली बात हो गई है, ठीक है। पाई से सिग्मा स्टार, CC के पाई से CX के सिग्मा स्टार की ओर इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करा, ये बात समझ में आई। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रही हूँ, इस तरीके से मैंने लिखा, यहाँ पे कार्बन के साथ में मैंने हैलोजन लिया, हैलोजन लिया और हैलोजन लिया, ठीक है। अब जरा एक बात को यहाँ पे समझो, अब वही है यार, इस कार्बन को मानो मानो मत, है ही वो sp3 है कार्बन, ये हैलोजन लगा हुआ है, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब यार ये वाला जो केस है ना, मतलब ये बहुत ज्यादा प्रोबेबल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा देखा नहीं गया है, ठीक है, बट ये नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन का एक केस है, ठीक है। अगर हमारा केमिस्ट्री में कहीं पे भी आंसर आता नहीं, तुम्हें पता है केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हाइपोथेसिस है, जहाँ पे आंसर आता नहीं और इस फंडे से आ जाता है, तो हम कहते हैं बस यही हुआ है, यही हुआ है। हमें क्या पता, हमने एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना किया है, ठीक है, पर हाइपोथेटिकल है, ज्यादा दिल से नहीं लगाना। तो -H है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट के इधर आया, तो आप ये देख पा रहे हो ये ऑर्थो पोजिशन है, हाँ अभी अभी मैंने आपको बताया था ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है और पैरा भी क्या होता है। तो हमें इससे क्या पता चला है कि ऑर्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। बिल्कुल अपोजिट, उल्टा कर दिया, ठीक है, मेरी गलती है, मुझे तो माफी दे दो अगर दे सको तो, ठीक है। वही मैं सोच रही थी ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, उल्टा किया है मैंने मेरी तरफ से। तो एक्चुअली ये बॉन्ड इधर आएगा, ये तो -H की बात कर रहे हैं ना हम, फ्लो में हो जाते कोई बात नहीं, हाँ। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ X पे नेगेटिव चार्ज आया और इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने बताया था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी,
कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन पे, और रेजोनेंस अगर मैं करूं आगे तो पैरा पे भी तो यही होगा। ठीक है, समझ रहे हो? मेरी गलती को दिल से तो नहीं लगाया। दिल से नहीं लगाना चाहिए। हर इंसान गलती का ही पुतला है, और मैं भी एक इंसान हूँ। ओके, तो गुस्ताखी माफ। ठीक है, तो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। तो न्यूक्लियोफाइल है ना, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन रिच। कहाँ जाके अटैक करना चाहेगा? कहाँ? ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? भूखा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। भूखे लोग होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे? हद ही अटक रहा है अब तो। कहाँ चले जाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इनको बचा खुचा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मेटा पोजीशन पे ही मिलेगा। ऑर्थो और पैरा तो वैसे ही डेफिशिएंट हो गए, जितना था उनके पास वो भी वो हेलाइड उनसे ले गया, है ना। समझ रहे हो? तो ये जो पूरा का पूरा हुआ है ये क्या है? ये आपका, बताओ क्या है? ये आपका नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है। और इसमें बॉन्ड, मतलब अगर हम इसकी एमओटी से देखें क्या हो रहा है, तो ये जो कार्बन है ये क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पाई से कार्बन हैलोजन के सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? मेरा पेन बिल्कुल हैंग कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको -H एंड +H समझ में आ गया होगा। मैं इसको फिक्स करती हूँ, ठीक है, तब तक के लिए फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। पर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देना चाह रही थी, कोई बात नहीं, मैंने स्लाइड्स शायद बनाई होंगी। यस, हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन नहीं किए थे, पर हमने पढ़ा भी तो नहीं है। कोई बात नहीं, कोशिश कर सकते हो आप ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करना अपनी तरफ से, और ये वाले क्वेश्चन भी, इनकी भी स्क्रीनशॉट्स ले लो। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे जरूर पूछूंगी इसका क्या हुआ। ठीक है, तब तक के लिए इसको पढ़ो, मैं इसको फिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको कल फिर मिलूंगी। ठीक है, चलिए। एंड वन मोर थिंग, ये जो स्लाइड्स हैं, इसके जो नोट्स हैं, ये आपको फिजिकल अकेडमी के ऐप पे फ्री सेक्शन में डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।